तो 50 स्टेट्स ऑफ फ्राइट सीरीज सीजन 1 में मैंने 5 स्टेट्स की स्टोरीज को कवर कर दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब इस वीडियो से सीजन 2 स्टार्ट होता है, जहां पर हमको आयोवा और वॉशिंगटन स्टेट्स की स्टोरीज देखने को मिलेंगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। स्टोरी की शुरुआत साल 1990 में होती है, जहां पर एक अमिश मदर अपनी एक बेटी हैना को नींद से उठाती है। यहाँ पर ये लेडी अमिश कम्युनिटी को बिलोंग करती है। ये लोग हाईली धार्मिक होते हैं और अपनी कम्युनिटी के अंदर ही रहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड की सुविधाओं का ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि कार्स, बाइक्स, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि। ये लोग अपनी ही कम्युनिटी में शादी करते हैं और ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। अब हैना की माँ आधी रात को अपनी तीनों बेटियों को लेकर पास के ही बैनवेल ब्रिज पर आ जाती है। ये ट्रेन के लिए बनाया गया ओवरपास ब्रिज था, जहाँ पर हमें एक ट्रेन दूर से आती हुई दिखती है। ऑल ऑफ अ सडन हैना की माँ अपनी 2 बेटियों के गले में रस्सी का फंदा डाल देती है, उनको ब्रिज से नीचे धकेल देती है। हैना ये देखकर डर जाती है, बट अगला नंबर उसी का था। उसके मना करने के बावजूद भी उसकी माँ उसके गले में रस्सी डालकर ब्रिज से नीचे धकेल देती है। बाद में खुद भी रस्सी लगाकर सुसाइड कर लेती है। यहाँ पर हैना की रस्सी लूज हो गई थी, तो वो हवा में ही लटक रही थी। हैना स्ट्रगल करके अपने गले से रस्सी को निकाल देती है और वो नीचे रेल ट्रैक पर गिर जाती है, जहाँ पर वो ट्रेन अब उसके सामने थी। हैना घबराहट में फौरन ट्रैक से हट जाती है एंड समहाउ बच जाती है। अब कहानी 2019 में शुरू होती है, जहां पर हैना एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। उसे आधी रात को एक मेंटेनेंस वर्कर ब्लेक का कॉल आता है। ब्लेक ये कहता है कि एक इमरजेंसी है। मैं जानता हूं कि तुम फील्ड वर्क नहीं करती, बट इस टाइम कोई और इंजीनियर अवेलेबल नहीं है, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। ब्लेक उसको अपना हेलमेट लाने के लिए भी कहता है। हैना एक विंड पावर कंपनी के लिए डिजाइन इंजीनियर थी। उसने फील्ड मेंटेनेंस वर्क नहीं किया था, इसलिए उसने अपना हेलमेट ऊपर एटिक पर रखा था एज अ वेस्ट। उस हेलमेट पर काफी सारी धूल भी जम गई थी, क्योंकि वो उसको इस्तेमाल ही नहीं करती थी। हैना को अपनी मॉम के सुसाइड इंसिडेंट के बाद में हाइट से डर लगता था। उसको एक्रोफोबिया था, यानी कि हाइट से बहुत ही ज्यादा डर लगना। यहाँ पर उसकी हार्ट बीट, ब्रेथ बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती थी। उसे ट्रेन की आवाज सुनाई देती थी। घबराहट, डर लगता था, पैनिक अटैक आता था। लेकिन फिर भी हैना सीढ़ी पर स्लोली चढ़कर अपना हेलमेट निकाल लेती है। अपनी कार में बैठकर वो विंड मिल की ओर जाने लगती है। सबसे शॉर्ट रास्ता उसी बैनवेल ब्रिज से होकर जाता था, जिसे रात में क्रॉस करने की हिम्मत कोई भी नहीं करता था। उसकी मॉम के इंसिडेंट के बाद में वो हॉन्टेड होने से इनफेमस था। हैना अब दूसरा रास्ता लेकर विंड मिल पर पहुंच जाती है, जहां पर ब्लेक उसका वेट कर रहा था। उस विंड पावर मिल में एक टरबाइन खराब हो गया था। ब्लेक ये कहता है कि बैकअप टीम को यहाँ पर आने के लिए कम से कम 2 घंटे लगने वाले हैं। वो ये बोलता है कि हमारे सामने 3 मेन प्रॉब्लम्स हैं। टरबाइन का एनेमोमीटर काम नहीं कर रहा, विंड स्पीड रीडिंग्स एंड यो एंगल बिल्कुल गलत है, ब्लेड्स की अलाइनमेंट रॉन्ग है। बट सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि अगले 2 घंटे में एक जबरदस्त स्टॉर्म यहाँ पर आने वाला है। एक्सट्रीमली हाई विंड स्पीड्स होंगी और यदि हमने इस टरबाइन को बंद नहीं किया तो इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी, और जो ब्लास्ट होने के बाद टुकड़े होंगे उनका रेडियस 5 किलोमीटर दूर तक का होगा। ब्लेक ऊपर की ओर इशारा करके ये कहता है कि हमें जल्दी से इस पर चढ़ना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ ये था कि यहाँ पर इसका वेलोसिटी सेंसर खराब हो गया था, इसलिए प्रोग्राम ने टरबाइन को बंद करने के बजाय उसे चालू रखा था। टरबाइन को देखकर हैना की हालत खराब हो जाती है। वो 300 फीट लंबा था। उसे उसके ऊपर चढ़कर प्रोग्राम को रिबूट करना था। एक और मुसीबत ये थी कि टरबाइन के अंदर ऑयल भी लीक हो रहा था। ब्लेक अब ऊपर चढ़ने लगता है और हैना को 40 फीट के डिस्टेंस पर आने के लिए कहता है। वो ऊपर से एक रस्सी फेंकता है, जो कि फांसी के फंदे की शेप में था। ये प्रोटेक्शन के लिए एक एंकर रस्सी थी। हैना धीरे धीरे लैडर पर चढ़ने लगती है और कुछ ही देर के बाद में ब्लेक ये पूछता है कि लास्ट टाइम कब तुमने टरबाइन में चढ़ाई करी थी। हैना ये कहती है कि ट्रेनिंग में, और वो भी सिर्फ 30 फीट तक। मैं हमेशा ग्राउंड पर ही काम करती हूँ, इंस्टॉलेशन, सिस्टम इंटीग्रेशन, मैकेनिक्स एटसेट्रा। ब्लेक ये सुनकर हंसने लगता है और वो हैना को नीचे देखने के लिए मना करता है, एज वो 90 फीट चढ़ चुकी थी। यहाँ पर हैना को बीच बीच में एक आवाज हॉन्ट कर रही थी, जो कि ये थी कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। ब्लेक एंड हैना 100 फीट तक आकर रेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर रेस्ट करते हैं। इस बार ब्लेक हैना को आगे भेज देता है। धीरे धीरे हैना 200 फीट क्रॉस कर लेती है और उसका हाथ दुख रहा था। वो सीढ़ी पर ही थोड़ी देर रेस्ट करती है। बाहर टरबाइन तेजी से घूमने लगे थे।
प्रोटेक्शन के लिए ब्लेक ने जो रस्सी बांधी थी वो सॉकेट में जाकर अटक जाती है और कोल्ड के कारण ऐसा होना आम बात थी। वो अब बिना प्रोटेक्शन के ही चलने लगता है। हैना ये नोटिस करती है कि उसके आगे सीढ़ी का एक स्क्रू लूज हो गया है। वो अपने बैग से पाना निकाल कर उसे टाइट करने लगती है और जैसे ही वो उस पाना को बैग में रखने जाती है उसके पीछे एक ब्लैक परछाई आकर फिर से उसको ये कहती है कि यू आर ऑलमोस्ट देयर। हैना पैनिक में अपने हाथ से उस पाना को छोड़ देती है जो कि सीधा ब्लेक के सर पर जाकर लगता है। क्योंकि ब्लेक बिना सेफ्टी के चढ़ रहा था तो वो इम्बैलेंस होकर लगभग 100 फीट नीचे गिर जाता है जिससे उसके हाथ पैर दोनों टूट जाते हैं, विच वॉज वेरी सैड। हैना घबरा कर नीचे आने लगती है बट ब्लेक उसको रोककर ये कहता है कि वो ऊपर जाए एज उसको जल्दी से उस प्रोग्राम को रिबूट करना होगा, नहीं तो टरबाइन के चीथड़े उड़ने वाले थे। ये दोनों अब यहाँ पर कैमरा पर बातें करते रहते हैं। हैना फिर से ऊपर चढ़ने लगती है और 250 फीट के प्लेटफॉर्म पर आकर रेस्ट करती है। अब पूरा टरबाइन हिलने लगता है। विंड स्पीड बहुत ही ज्यादा थी। कुछ और ऊपर चढ़ने पर टरबाइन की सभी इंटरनल लाइट चली जाती हैं। पिच डार्क अंधेरा हो जाता है। ब्लेक उसे हेलमेट पर लगी लाइट्स को ऑन करने के लिए कहता है, यानी कि हेलमेट वाकई में काम आता है। जैसे ही वो लाइट्स को ऑन करती है उस पर ऊपर से कुछ लिक्विड गिरता है। देखने पर वो खून था और वहां पर उसकी मॉम का भूत आ गया था जो कि उसे हेलो कहती है। हैना डर कर ऑफ बैलेंस हो जाती है बट गिरती नहीं है एज उसका सेफ्टी अभी भी काम कर रहा था। वो अपने आप को संभाल कर फिर से ऊपर चढ़ने लगती है। कुछ ही देर के बाद में उसको ऊपर से ट्रेन आती हुई दिखाई देती है जैसा कि उसने बचपन में देखा था। ट्रेन उसके पास आते ही वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है और बाद में हम ये देखते हैं कि वो एक इमरजेंसी लैंप था जो कि नीचे गिर रहा था। हैना अब बाकी 50 फीट जल्दी से चढ़कर ऊपर जनरेटर कैबिन में आती है एंड फाइनली शी डिड इट। कैबिन में फ्रिक्शन के कारण से आग लग गई थी जिसे बुझाकर वो प्रोग्राम को रिबूट करती है और जैसे ही वो इमरजेंसी ब्रेक लगाने जाती है उसकी मॉम का गोस्ट उस पर फिर से हमला कर देता है। उसके गले में रस्सी फेंक कर उसे नीचे खींचने लगता है बट हैना अब काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। वो रस्सी को निकालकर ब्रेक्स लगाती है जिससे इमरजेंसी बैकअप लाइट्स ऑन हो जाती हैं। हैना अब ज्यादा रिस्क ना लेकर सुबह तक उसी कैबिन में वेट करती है और सारे के सारे प्रोग्राम्स को ठीक कर देती है। बाद में ऊपर के पैनल को खोलकर ताजी हवा को महसूस करती है। वो अब कॉन्फिडेंट थी और उसके अंदर का डर चला गया था। बाद में नीचे आकर वो ब्लेक से मिलती है जिसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। ब्लेक उसे कांग्रेट्स कहता है एंड ग्राउंड पर ही रहने की एडवाइस देता है। हैना अब उसी बैनवेल ब्रिज से वापस घर जाने लगती है। वो डर को फील करना नहीं चाहती थी। जैसे ही उसकी वैन ब्रिज पर आती है उसकी मॉम का गोस्ट वहां पर आकर उस पर हमला करता है। वैन ऑफ बैलेंस होकर ब्रिज के पिलर से टकराती है। हैना को चोट तो लगती है बट वो डरती नहीं है। वो उस भूत से फाइट करती है। अपनी वैन के बैक सीट पर पड़ी हुई रस्सी को उसके गले में कसकर बांध देती है। उस गोस्ट को वो वैन से लात मारकर नीचे गिरा देती है। नीचे जाते हुए ट्रेन से उस गोस्ट की बॉडी टकराकर डिसइंटीग्रेट हो जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी आयोवा स्टेट की स्टोरी। यहाँ पर ये बैनवेल ब्रिज रियल में हॉन्टेड होने के कारण से इनफेमस है। लोकल लेजेंड के मुताबिक यहाँ पर एक लेडी ने अपने बच्चों के साथ में सुसाइड कर लिया था। रात को इस ब्रिज पर कोई भी ड्राइव नहीं करता है। लोगों को लगता है कि एक लेडी का गोस्ट आकर उन्हें ब्रिज से बाहर फेंक सकता है। कई लोगों का ये भी दावा है कि उन्होंने यहाँ पर एक लेडी के रोने की आवाज, बच्चों के रोने की आवाज सुनी है। लोकली इसको टेरा ब्रिज या फिर टेरर ब्रिज कहा जाता है। अब यहाँ पर इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अपने डरों से ऊपर आने के लिए आपको उनको फेस करना ही पड़ता है। अब अगली कहानी वॉशिंगटन स्टेट की है जहाँ पर एक टीनेजर लड़का इस स्टोरी को बताता है। वो कहता है कि बचपन से ही हमने ओल्ड माल्टबी सिमेट्री की कई स्टोरी सुनी है और सभी की तरह हमने भी उसको फेक ही माना था। लेकिन जो ग्रेचल किड्स के साथ में हुआ उसे देखकर मेरा ओपिनियन भी बदल गया। अब यहाँ से इस कहानी की शुरुआत होती है। हम 3 ग्रेचल किड्स को देखते हैं जो कि सिबलिंग्स थे। इनके नाम थे लियाम जो कि एल्डेस्ट बॉय था, मैलरी और एडन। वो उसी ओल्ड माल्टबी सिमेट्री की ओर जा रहे थे। उनका फैमिली पालतू चूहा क्वर्की मर गया था जिसको दफनाने के सिलसिले में वो वहां पर जा रहे थे। यहाँ पर मैलरी ये पूछती है कि हम सभी की तरह घर के पास ही क्यों उसको नहीं दफना देते, जिस पर एडन ये कहता है कि मैं चाहता हूँ कि वो हेवन में जाए मॉम की तरह। हमें यहाँ पर अब एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर इन बच्चों की मॉम ग्रेचल कैंसर से पीड़ित थी। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वो लास्ट टाइम मैलरी से मिलना चाह रही थी बट मैलरी उसे इस हालत में देखकर डर जाती है और वो उसके पास
पास नहीं जाती, उसकी मॉम वैसे ही मर जाती है। टीनेजर लड़का ये कहता है कि वो ओल्ड सिमेट्री 1890 से हॉन्टेड है। वो प्रॉपर्टी जिस पर सिमेट्री बनी थी वो डेविल वर्शिपर्स की थी। बेल फैमिली के सभी मेंबर्स, हस्बैंड, वाइफ, किड्स, ग्रैंड पेरेंट्स सभी वहां पर डिमोनिक रिचुअल्स करते थे। लोगों का ये भी कहना था कि वहां पर इससे एक हेल का पोर्टल ओपन हो गया था। एडन मैलरी को फ्लावर्स लाने के लिए कहता है और बाकी दोनों बच्चे सिमेट्री में डिग करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद में उनको एक बंद चेम्बर मिलता है जिसके नीचे सीढ़ियां थी। यहाँ पर मैलरी विजिबली अपसेट थी एज वो यहाँ पर आना नहीं चाहती थी। मैलरी को एक ओल्ड ग्रेव के सामने एक फूल दिखता है और जैसे ही वो उसको लेने जाती है उसे एक लेडी का गोस्ट दिखाई देता है। वो गोस्ट दिखने में बिल्कुल मैलरी की मॉम जैसा ही था। जहां पर वो मैलरी को आवाज लगाती है। मैलरी ये देखकर भाग जाती है। वो अपने भाइयों को फौरन वहां से जाने के लिए कहती है बट एडन नहीं मानता। मैलरी और एडन के बीच में फाइट हो जाती है जिसके चलते एडन का टॉय उसी चैम्बर में गिर जाता है। अब एडन को वो टॉय बेहद पसंद था एज उसकी मॉम ने वो उसको दिया था, इसलिए मैलरी अब उसे लाने के लिए उस चैम्बर में चली जाती है। वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे जाने लगती है लेकिन वो प्लेस हॉन्टेड थी। जैसे ही मैलरी टॉय के पास जाती है टॉय खिसक कर अपने आप और नीचे चला जाता है। वहां पर अचानक से ही इलेक्ट्रिक बल्ब भी जलने लगते हैं। वो प्लेस मैलरी को कंपेल कर रही थी कि वो नीचे जाए। ऊपर से एडन एंड लियाम मैलरी को आवाज लगाते हैं बट मैलरी को कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो नीचे ही जाने लगती है। लियाम अब मैलरी को लाने के लिए नीचे जाने लगता है लेकिन तभी कहीं से एक ओल्ड आदमी वहां पर आ जाता है और इन बच्चों को वहां पर आने के लिए डांटने लगता है। लियाम ये कहता है कि उसकी बहन वहां नीचे है और उन्हें उनकी हेल्प चाहिए। वो आदमी एक रस्सी को अपने पेट से कसकर बांध कर नीचे जाने लगता है और ये बोलता है कि जैसे ही मैं इशारा करूं इस रस्सी को ऊपर खींच लेना। मैलरी चेम्बर में नीचे जाकर एक प्लेस पर रुकती है जहां पर उसे उसकी मॉम उसी कैंसर वाली स्टेट में दिखाई देती है। वो एक भूत जैसी थी जहां पर वो उस पर हमला करके उसके गले को दबाकर उसको हवा में उठा देती है और बाद में वो बूढ़ा आदमी ये सब देखकर घबराने लगता है लेकिन वो हिम्मत करके मैलरी को उठाकर ले जाता है। ऊपर आकर मैलरी सेमी कोमा स्टेट में थी और कुछ ही देर के बाद में उसको होश आता है जहां पर वो ओल्ड आदमी गायब हो गया था। अब वो टीनेजर ये कहता है कि वो ओल्ड आदमी एक भूत था या फिर एक गार्डियन एंजल, कोई भी नहीं जानता। वो कभी दिखता है और कभी नहीं दिखता। मैलरी ने जो नीचे देखा था वो उसका पर्सनल हेल था और कई लोगों ने वहां पर अपना अपना हेल देखा है। एंड में हम ये देखते हैं कि एडन अब अपने टॉय को लेने नीचे चेम्बर में जाता है। वो भी वहां पर कुछ देखता है और फाइनली ये रिवील होता है कि ये जो टीनेजर लड़का है वो कोई और नहीं बल्कि एडन है जो कि अब पागल हो गया था। वो अपने घर के रूम में अपने इसी टॉय को इस कहानी को सुना रहा था। मैलरी को अपना हेल देखकर हेलुसिनेशंस आते थे और वहीं दूसरी तरफ ये एडन जो है वो पूरी तरह से पागल हो गया था। तो रियलिटी में कई लोगों का ये दावा है कि उन्होंने वहां पर नीचे हेल को देखा है। इस हॉन्टेड स्टोरी के चलते कई साल पहले ही गवर्नमेंट ने उन सीढ़ियों को सील कर दिया है एंड अब वहां पर लोगों का जाना मना है और बूम, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी स्टेट वॉशिंगटन और आयोवा की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों स्टोरीज पसंद आई होंगी और अगली वीडियो में मैं नेक्स्ट 2 स्टेट्स की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा जिसके साथ में सीजन 2 भी खत्म हो जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना वीडियो को और शेयर जरूर कर देना। तो मैं आप सबसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए